अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं सैयद हुज़ैफ़ा अहमद और आज की इस वीडियो में मैं सर्ल्ट कंपनी लिमिटेड को एनालाइज़ करूंगा। इस वीडियो के 3 हिस्से होंगे। सबसे पहले तो मैं अपनी जो सर्ल्ट की पुरानी बाय कॉल है उसकी तरफ मैं चलूंगा और देखूंगा कि किस तरह से उसने परफॉर्म किया, क्या मेरी बाय कॉल के मुताबिक सर्ल्ट ने परफॉर्म किया कि नहीं किया। वीडियो का जो दूसरा हिस्सा होगा उसमें हम फंडामेंटल्स पे बात करेंगे, सर्ल के फंडामेंटल्स पे कि क्या सर्ल में ऐसा ऐसा कुछ मसला है फंडामेंटली, क्या फाइनेंशियली इसके क्या ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से लोग इतना पैनिक कर रहे हैं। और तीसरे नंबर पे मैं इसका लॉन्ग टर्म व्यू शेयर करूंगा टेक्निकली। सबसे पहले तो मैं अपनी सर्ल की बाय कॉल वीडियो पे जाता हूँ जो आज से मैंने तकरीबन 8 महीने पहले अपलोड करी थी। और अगर इसकी एग्जैक्ट डेट देखें तो 10 सितंबर 2023 की थी। इसकी मैं ज़रा आपको एक ऑडियो सुनाता हूँ। मैंने इसकी बाय कॉल दी थी 34.5 पे जब सर्ल था। और ये 8 महीने पहले मैंने इसकी लॉन्ग टर्म बाय कॉल दी थी। और ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इसकी सबसे पहले बाय कॉल मैंने दी थी। अच्छा, इसमें मैंने आप लोग को ये बताया कि तकरीबन 6 से 7 महीने का मैंने टारगेट आप लोग को बताया था। 5 से 7 महीने की इसमें बात हुई है। इसमें मैंने 55 का टारगेट बताया था। और आप देख सकते हैं कि 34 से 55 का टारगेट अचीव हो चुका है। और इसका अचीव इससे काफ़ी पहले ही हो गया था और उसके बाद अब ये मज़ीद ऊपर जा रहा है। और वैसे मैंने इसमें ये बताया है कि मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म रिकमेंड नहीं करता, लेकिन टेक्निकली सर्ल्ट में लॉन्ग टर्म का बहुत ही ज़्यादा चार्म है। तो इस वीडियो में जो मैंने बताया था वो पूरा हुआ, 7-8 महीने गुजर गए हैं और ये सर्ल्ट ने अपना जो 60% का टारगेट मैंने बताया था वो बहुत आसानी से अचीव कर लिया और ये मज़ीद हायर टारगेट की तरफ रवा दवा है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि सर्ल्ट की जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई थी उसमें ऐसा क्या था। इसका मैं बस समरी बता देता हूँ। इसमें जस्ट ये बताया है कि सर्ल की जो सब्सिडरीज है उसमें से एक को सर्ल जो है ना सेल कर रहा है। और सेल करने का मकसद क्या है? पैसे जनरेट करना, पैसा उससे जनरेट करना। अब उसको पैसों की क्यों ज़रूरत पड़ गई? पहली चीज़ तो ये है कि आप इस तरह से आप सोचें। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि घर का कोई एक फ़र्द है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप घर में अच्छी एक इनकम लेकर आते हैं, लेकिन किसी भी वजह से आपको अचानक बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, तो आप क्या करेंगे? आपके पास इनकम तो आप अच्छी जनरेट आपके पास अर्निंग आपकी अच्छी होती है, आपकी सैलरी अच्छी है या आप जो भी बिज़नेस से अर्न करें अच्छा है, लेकिन आपको अचानक से खुदा ना खास्ता कोई ऐसे अनहोनी हो जाती है या आपको बहुत ज़्यादा पैसों की अशद ज़रूरत हो जाती है एक ही साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट में। तो आप क्या करते हैं? आप किसी से कर्ज़ा लेते हैं, आप किसी से उधार लेते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता कि आप जो है ना बिल्कुल पुअर हो गए हैं। ठीक है? ये मतलब नहीं होता है। मतलब सिर्फ़ उधार लेने का ये होता है, मकसद ये होता है कि आपकी वो जो नीड है वो पूरी हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के इलाज के लिए, किसी शादी के लिए कर्ज़ा ले सकता है बंदा और आहिस्ता-आहिस्ता उसको आप क्योंकि आपकी इनकम अच्छी है, अब आहिस्ता-आहिस्ता उसको कर्ज़े को उतार देते हैं। ठीक है? ये बिल्कुल सेम टू सेम सर्ल के साथ ये हुआ है, मैं आसान अल्फ़ाज़ में आपको बता रहा हूँ। अच्छा, पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताऊँगा। अब फंडामेंटली हम बात कर रहे हैं सर्ल पे। ये मैं बताता चलूँ, देखें, किसी भी कंपनी को एनालाइज़ करने के लिए उसके जो बेस्ट चीज़ होती है जिससे आप एनालाइज करते हैं वो होते हैं उसके फाइनेंशियल रेशोज़। बहुत सारे रेशोज़ होते हैं, उस कंपनी को उसके सेक्टर के साथ कंपेयर करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं, लेकिन मैं उसमें नहीं जा रहा। आम पब्लिक क्या करती है? आम पब्लिक के लिए मैं आपको क्या कहूँगा, वैसे तो पब्लिक क्या करती है, वो अर्निंग पर शेयर देखती है किसी भी कंपनी का और या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखती है, नेट अर्निंग देखती है और वो उससे एनालाइज करती है भाई इस कंपनी में कोई मसला है। लेट्स सपोज इसकी बात करें कि 2023 में 639 421 इसका प्रॉफिट है। 3 ज़ीरो आप आगे लगा लगा सकते हैं। तो और उसके बाद अब देखें कि इसका प्रॉफिट कम हुआ है। बज़ाहिर तो लग रहा है कि इस कंपनी के साथ कोई मसला हो, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि अगर किसी भी कंपनी को जज करना है तो आप उसके नेट प्रॉफिट से जज ना करें, आप उसके सेल्स से जज करें। सेल्स या रेवेन्यू एक ही बात है। अगर आप ये देखें, इसकी सेल देखें तो तकरीबन 16 अरब की इसकी सेल हुई थी। और उसके बाद आप रेवेन्यू देखें तो ये सेल 2024 का देखें तो ये इंक्रीज़ हुआ है, 16 से 19 पे आ गया। यानी कि आपकी मैं बात करूं, जो वो फ़र्द जिसको पैसों की ज़रूरत थी उसकी इनकम बढ़ रही है, यानी कि वो अपना कर्जा उतार सकता है। ठीक है? ये बात हो। अब उसका खर्चा कितना हो रहा है? खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से उसके पास सेविंग बहुत कम हो रही है। ये सेविंग है इसकी, समझ लें। ठीक है? अब खर्चा क्यों हो रहा है? यहाँ पे देखते हैं कि जब इसका पिछले साल से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ था तो अब प्रॉफिट इतना कम क्यों हो गया पिछले साल के मुकाबले में? तो हम देखते हैं यहाँ पे कोई मसला नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल्स ठीक है।
और ऑपरेटिंग एक्सपेंस ज़ाहिर है जितनी ज़्यादा सेल होगी एक्सपेंस भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी उतना ज़्यादा बढ़ता रहेगा। अदर इनकम मैटर नहीं करती, अदर इनकम जो इनकम बिजनेस के अलावा आप कहीं से जनरेट कर रहे हो मैटर नहीं करती, छोड़ दें आप इसको। अब फिर उसके बाद जो फाइनेंस कॉस्ट ये असल है, ये फाइनेंस कॉस्ट ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा फाइनेंस कॉस्ट है। तो ये फाइनेंस कॉस्ट से मुराद वही है, वही जो कर्जे वाली बात मैंने करी, किसी से आप जब कर्जा लेते हैं, अब उसको सूद बैंक अगर बैंक से कर्जा लेना है उसको सूद देना पड़ता है, वो एक एक्सपेंस है। सिंपल मैं अल्फाज में आपको बताऊंगा कि आपकी ये कॉस्ट आ रही है, ये बैंक से जो कर्जा लिया इसको जब तक मैं नहीं चुकाऊंगा, जब तक मेरी जो सेविंग है या मेरे जो नेट प्रॉफिट है इसमें इजाफा नहीं हो। तो सर्ल कंपनी क्या कर रहा है, अ- अगर मैंने आपकी जो मिसाल दी थी उससे करें तो आप क्या करेंगे, जब आपका कर्जा इतना ज़्यादा चढ़ जाएगा और आपकी सेविंग ही नहीं हो पाएगी, आप उसको कर्जा किस तरह से वापस करेंगे, जिससे भी आपने उधार लिया था। आप क्या करेंगे, घर का कोई ऐसा ऐसा ऐसी चीज़ घर की आप कहोगे यार मैं इस गाड़ी को बेच देता हूँ, या मैं इतने ये मेरा गोल्ड है मैं इसको बेच देता हूँ, और इसको बेचने के बाद मैं सारा कर्जा इसका चुकता कर देता हूँ, ताकि एक ही दफ़ा मेरी कॉस्ट आएगी, एक ही दफ़ा मैंने खर्चा किया, मतलब अपना एसेट सेल करा, लेकिन उससे मेरा कर्जा उतर जाएगा और उसके बाद जो भी मेरा प्रॉफिट होगा पूरा का पूरा मेरा सेव होगा। तो सर्ल ने भी बिल्कुल ऐसा करा, इसकी बहुत सारी सब्सिडीज़ हैं। और जैसे मैंने मिसाल के तौर पे ये है सर्ल पाकिस्तान लिमिटेड, आईपीएल, और सर्ल बायो साइंसेज, सर्ल फार्मास्यूटिकल्स, सर्ल लेबॉर्ट्रीज। तो इसमें से एक वही एसेट है, जैसे घर में किसी भी फर्द के बहुत सारे एसेट होते हैं, उसमें से एक एसेट इसने बेच दिया या ये बेचने की बात कर रहा है, ताकि इसके पास इतने पैसे जमा हो जाए और वो अपना जो फाइनेंस कॉस्ट है उसको पूरा कर सके, ख़त्म कर सके। तो ये था फंडामेंटली सर्ल में कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अच्छा, अब अगर हम इसकी टेक्निकल की बात करें, लॉन्ग टर्म व्यू पे हम बात करेंगे। और लॉन्ग टर्म व्यू से पहले ये अर्ली चार्ट खुला है तो इसमें भी बात कर लेते हैं। इसने बड़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल जनरेट किया है, यहाँ पर पैनिक आया था और इसकी जो प्राइस थी 63 समथिंग से नीचे आई थी। ये मैं बताता चलूँ, जो ये प्राइस थी ये इसकी वीकली चार्ट की रेजिस्टेंस थी, और उस रेजिस्टेंस से उसको नीचे आना ही था, चाहे वो न्यूज़ आए, लेटर आता नहीं आता, किसी भी वजह से नीचे आनी थी, तो ये नीचे आई। अब आप देखें कि स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल जनरेट हुआ है और ये मजीद ऊपर जा रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि स्टाइल में टेक्निकली भी कोई मसला नहीं। और लॉन्ग टर्म की मैं बात करूँ तो लॉन्ग टर्म हम मंथली चार्ट पे देखते हैं। इसका मैं बार्स जो इसके ऊपर आ रहा है वो मैं अगर हाइड करूँ, हाइड मार्क्स ऑन बार, अब इसको हम देखते हैं, तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त बाइंग कॉल इसकी जनरेट हो रही है लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो जो मैंने आप लोग को 34.5 पे बाइंग कॉल दी थी और मैंने 55 का टारगेट बताया था, ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ टारगेट बताया था, तो इसने वो वाला टारगेट हिट कर लिया और हिट होने के बाद ये नीचे भी आया था, आपने देखा। लेकिन अब इसका ये सेकंड मूव है, लॉन्ग टर्म में बात करूँ सेकंड मूव है, कुछ महीने के अंदर ये सेकंड मूव, इससे इसकी जो रेजिस्टेंस है, पहली रेजिस्टेंस जो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू में लॉन्ग टर्म चार्ट के मुताबिक 65 की है, और उसके बाद इसकी 79.8 की इसकी रेजिस्टेंस है, यानी तकरीबन 80। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जिसने भी सर्ल को रखा हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए उसको कोई मसला नहीं है, उसको ये चीज़ इसको ये यकीन कर लेना चाहिए कि इसका जो आइटम है ये 80 रुपये के करीब करीब इसको जाना है, इसको 80 रुपये के करीब करीब इसको जाना है। और अगर जिसने एंट्री लेनी है तो किसी भी रेट पे वो एंट्री ले सकता है, लेकिन अगर उसको लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के लिए चाहिए, क्योंकि अर्ली चार्ट के हिसाब से उसकी एंट्री उसने 58 रुपीज़ पे लेनी थी, लेकिन खैर कोई मसला नहीं है। अगर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू लॉन्ग है और 80 रुपये का इसका टारगेट है, तो ये 61 पे भी इसकी एंट्री हो सकती है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ 80 पे, तो 61 पे भी देखूँ तो फिर भी 30 से 31% गेन इसको लाजमी मिलेगा इंशाल्लाह। तो ये मेरी एनालिसिस थी। अच्छा, अब अगर इन दोनों चीज़ों को देखें, फंडामेंटली और टेक्निकली देखें, तो अगर सर्ल अपना कोई एसेट बेचता है तो उसके बाद जो पैसे जनरेट होंगे, तो उस पैसों को वो अपना जो फाइनेंशियल कॉस्ट है उसको ख़त्म कर देगा। जब उसकी फाइनेंशियल कॉस्ट ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट के बाद उसके पास ऐसा कोई मेजर कॉस्ट नहीं आ रही होगी, फाइनेंस कॉस्ट जब नहीं आ रही होगी, तो सारा का सारा उसका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। जब उसका नेट प्रॉफिट बहुत स्ट्रॉन्ग आना शुरू हो जाएगा तो फिर सर्ल कैपो कैप चलेगा और बहुत स्पीड से ऊपर जाएगा। मैंने तो आपको लॉन्ग टर्म का मिनिमम टारगेट 80 बताया है, इसका टारगेट मज़ीद टारगेट इसका काफ़ी ज़्यादा है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आप लोग को लिंक करके दे दी कि जैसे ही इसके फाइनेंस कॉस्ट कम होंगे, जो कि हमें नज़र आ रहा है, जो सर्ट के लेटर आया उससे पता लग रहा है फाइनेंस कॉस्ट इंशाल्लाह इसके आने वाले दिनों में कम होगी, और टेक्निकल्स भी ये बता रहे हैं आने वाले दिनों में इसकी शेयर प्राइस बढ़ जाएगी।
तो ये मेरी एनालिसिस थी। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।